मनीषा यादव और छोटी सरकार में आज आपको लेकर चलेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। भारत में पंचायती राज की स्थापना गांव में पगडंडियों पर लड़खड़ाती जिंदगी को रफ्तार देने की उम्मीद के साथ की गई। संविधान के जरिए ग्राम स्वराज का सपना देखा गया, यानी ऐसे गांव जहां सपने पूरे करने के लिए शहरों की शरण ना लेनी पड़े, जहां दो चून की रोटी के लिए गांव से पराया ना होना पड़े, शहरों की चकाचौंध देखकर हीन भावना ना आए। इसी भविष्य की देखरेख के लिए हर 5 साल में गांव की छोटी सरकार बनती है, लेकिन गांव की तकदीर बदलने की उम्मीद सरकार की नीति और नीयत के बीच फंसकर रह गई। सरपंचों और सरकारी बाबुओं के बीच घूमती 21वीं सदी की ग्रामीण आबादी के हर पहलू की पड़ताल करने के लिए हरियाणा न्यूज इस बार पहुंचा कुरुक्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर पिहोवा। तो छोटी सरकार में आपको लेकर चलते हैं गुलडेहरा गांव। हरियाली और खेत खलिहान के बीच बसे इस गांव में क्या है विकास के मायने। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आने वाले पिहोवा के खेत धरती पुत्रों के खून पसीने की मेहनत से लहलहा रहे थे, तो गांव की सड़कें भी कुछ अच्छे काम की कहानी अपने आप सुना रही थी। गांव में कदम रखते ही हरियाणा की पहचान दिख गई, लोगों का अपनापन, बुजुर्गों की चौपालें। गांव के विकास और ग्रामीण जीवन से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए सबसे पहले हम पिहोवा के गुलडेहरा गांव के सरपंच जितेंद्र से मिले। सरपंच जितेंद्र को ग्रामीण सियासत विरासत में मिली है। जितेंद्र के पिता और माता दोनों सरपंच रह चुके हैं, तो जितेंद्र खुद 2 बार से गुलडेहरा गांव के सरपंच हैं। गुलडेहरा गांव के सरपंच जितेंद्र से जानते हैं कि इस गांव में विकास के क्या मायने हैं। देश की जो संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से जुड़े हुए कुरुक्षेत्र के गांव में विकास के बारे में क्या है, विकास कब से कितना है इस गांव का, ये जानते हैं। सर, क्या हाल है आपके गांव का? बहुत बढ़िया है, हमने काफ़ी विकास करवाया है। आप की टीम आई है, सारा देख सकते हैं आप। हमने स्कूल का और गांव का बड़े अच्छे तरीके से विकास करवाया। कितनी आबादी है आपके गांव की? लगभग 1700 के करीब आबादी है गांव की। 1700 की आबादी पर कितने स्कूल हैं और कितने स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से ANM की ड्यूटी लगी हुई है, वो हर रोज़ गांव में आती है और टाइम पे जो भी सरकार की स्कीमें हैं, जो बच्चे हैं उनको दवाई पिलाना है और है जो वो सारा कुछ टाइम पे करते रहते हैं। हमें जब वो गांव में आते हैं वो हमें भी इन्फॉर्म करते हैं, हम भी उनको बार टाइम पे चेक करते रहते हैं। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ऐसे में ही अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? ये 8 किलोमीटर पेवा शहर पड़ता है। जब भी कोई हो जाती है, या हमारी जो PHC है रामगढ़ रोड में 8 किलोमीटर ही वो पड़ती है। तो साधन हैं गांव में, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस को भी फ़ोन करके हम एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं। इस बार जो पंचायत चुनाव हुए उसमें पढ़े लिखे लोग उम्मीदवार बने और पढ़े लिखे ही सरपंच बने। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन मैट्रिक तक है। इससे पहले भी आप सरपंच रह चुके हैं, और क्या इतिहास रहा है, क्या कब से आप जनता की सेवा के लिए कब से जुड़े हुए हैं? मैं बताना चाहता हूँ, एक प्लान मेरे पिताजी सरपंच रहे, उसके बाद फिर एक प्लान मेरी माताजी सरपंच रही, और अब मेरे को खुद को दूसरा प्लान है। पिछले प्लान में भी मैं खुद सरपंच था और अब भी मैं ही सरपंच हूँ। ऐसे में जो गांव का विकास, इतने सालों से आप जुड़े हुए हो, आपके माताजी और पिताजी भी सरपंच रहे हैं, तो गांव में तब से लेकर और अब तक जब से आप सरपंच रहे हो क्या विकास हुआ है, क्या डिफरेंसेस हैं? विकास काफ़ी करवाया हमने। सबसे पहले तो स्कूल की बड़ी खस्ता हालत थी, स्कूल को बनवाया, कमरे बनवाए उसमें। उसके बाद स्कूल +2 का अपग्रेड करवाया और काफ़ी
मतलब स्कूल को बहुत सुंदर बनाया हमने। डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल ने 3 बार ब्यूटिफिकेशन का इनाम भी ले चुके हैं हम। और जितने भी डेरे हैं गांव के, सब के रास्ते पक्के, गांव में सीवरेज सिस्टम है, गांव में गलियां पक्की हैं और PAY IAY के मकान 57 मकान बनवाए पीछे हमने। तो बहुत विकास काफ़ी करवाया है। सचिवालय है, जैसे गांव में एक तालाब था जो बंद पड़ा था, उसको खोद के वो बनाया। 2 आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनवाई। काम बहुत किया है, इसीलिए दोबारा बार बार गांव वाले इसी करके मौका देते हैं। विकास किया है तो इसीलिए बार बार गांव वालों ने मेरे इस बार चुनाव में ये मुख्य रूप से रखा गया था कि सरपंच पद का जो उम्मीदवार होगा उसके घर में शौचालय अनिवार्य होगा। आपके गांव में कितने शौचालय हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चला रहे हैं, तो उसके तहत क्या क्या काम किया गया है आपने अभी तक स्वच्छ भारत अभियान के लिए? मैंने गांव में हमने सर्वे किया था, सिर्फ 9 घर ही ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है। और कल ही हमने उसके बारे में मीटिंग ली थी, BDO साहब भी आए थे। तो उन्होंने 10 दिन का हमारे से टाइम लिया है। 10 दिन में हमारे गांव में 100% सभी के घर में शौचालय होंगे। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शौचालय ना हो। गांव की लड़कियां, उनके लिए क्या है शिक्षा का माध्यम और किस तरीके से शिक्षा पाती हैं, और जो युवा है बाकी के, उनके लिए रोजगार का क्या साधन है यहाँ? गांव की जो बच्चियां हैं +2 तक तो हमारे यहीं स्कूल में +2 करती हैं। उसके बाद पेवा में कॉलेज है, कॉलेज में जाती हैं। कुछ बच्चियां जो नहीं जा पाती अपना कोर्सपोंडेंस से भी प्राइवेट भी फार्म भर के आगे ग्रेजुएशन करती हैं। रोजगार के साधन काफ़ी हैं, जैसे ये गलियों में ब्लॉक बनाने का जो मशीनें लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उसमें मेरे गांव की काफ़ी लेबर जाती है। कम से कम 40-45 लड़के जो यंग हैं वो ऐसे हैं जो उसमें काम करते हैं। और जो भी गांव में हम जितना भी विकास का काम करवाते हैं, हम गांव के ही मिस्त्री मजदूर लगा के काम करवाते हैं। कभी बाहर का या कभी ठेकेदार को हमने कभी काम नहीं दिया। मनरेगा के तहत अब तक गांव में कितने लोगों को रोजगार मिला है? मनरेगा के तहत हमने पीछे जो तालाब खुदवाया था उसमें लगभग 100 से 150 आदमियों ने और औरतों ने काम किया था। उस टाइम हमने उनको काम दिया। उसके बाद हमारे गांव में कोई कच्चे का या खुदाई का या किसी भी तरह का काम नहीं था, इसलिए दोबारा हम उनको मनरेगा का काम नहीं दे पाए। अभी तक हरियाणा में ही देखा गया है कि यहाँ के ज़्यादा जो युवा होते हैं उसमें खेल प्रतिभा ज़्यादा होती है और काफ़ी हुनर होता है, लेकिन आपके गांव में क्या कोई आसपास स्टेडियम है युवाओं के लिए जहाँ पर खेलकूद की सब सुविधाएं उपलब्ध हों? नहीं, हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है। जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जैसे स्कूल में बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और बच्चे यहीं स्कूल में ही अपना छुट्टी के टाइम के बाद जिसने भी खेलना होता है वही यहीं आके खेल लेते हैं। गांव के लोगों से जानते हैं कि गांव में क्या क्या समस्या है और विकास में क्या रोड़ा बन रही है चीज़ें। आप बताइए क्या समस्या है गांव में? गांव में जो पाइपलाइन है वो मतलब बेकार हो गई। कम से कम 30 साल पहले पाइपलाइन डली हुई है, अब गंदा पानी आ रहा है। बार बार मान लो सरपंच साहब ने बार रेजुलेशन डाल रखा है और उसके बाद भी कोई मान लो ये नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बिजली बस 5-6 घंटे ही रहती है। विकास के जो मुद्दे हैं वो फिर से एक बार बिजली पानी पर आके रुक जाते हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल पाती है। सरपंच से जान लेते हैं कि इसके लिए क्या आगे कदम उठाए गए हैं बिजली पानी के लिए। बिजली का तो जो सरकार का शेड्यूल है उसी हिसाब से बिजली मिलती है, लेकिन वो बहुत कम है। अभी सरकार ने एक स्कीम चलाई है ग्राम जगमग योजना, तो उसके तहत अगर गांव में चोरी रुक जाती है और सभी लोग मीटर बाहर लगवा लेते हैं तो उसके बाद कह रही है सरकार भैया हम 18 घंटे आपको बिजली देंगे। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वाटर सप्लाई की है, वो पाइपलाइन काफ़ी पुरानी है, वो कहीं से कई बार टूट जाती है, लेकिन हम समय समय पर उसको ठीक करवाते हैं। बात अगर गांव की शिक्षा व्यवस्था की करें तो गांव में 12वीं तक का स्कूल है और स्कूल में बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया जाता है। आयुर्वेद का हमारे देश में एक अलग महत्व रहा है। आयुर्वेद से काफ़ी पुराना नाता रहा है। ऐसे में आयुर्वेद की महत्व को जानते हुए गांव के सरपंच ने स्कूल में एक हर्बल पार्क लगाया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं क्या है इस हर्बल पार्क के मायने।
हमने यह हर्बल पार्क स्कूल में बनाया है। इसमें काफ़ी जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग प्रयोग में लाई जाती हैं। हम टाइम टाइम पे यहाँ इसको मेंटेन रखते हैं और जिसको इनकी ज़रूरत होती है वो आके अपने यूज के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में अलग से ज्ञान दिया जाता है, अलग से शिक्षा दी जाती है आयुर्वेद के बारे में? हाँ, इसके बारे में हम बच्चों को बीच बीच में बताते रहते हैं, उनको ये दिखाते भी हैं। और टीचर हैं जो इसके बारे में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सब के बारे में बताते हैं। और हमने हर जड़ी बूटी की एक प्लेट बना के सारा कुछ उस पर लिख रखा है, ये किस काम के लिए आता है, क्या चीज़ है ये। अभी तक स्कूल में देखा गया है कि काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। और ऐसे में क्या हरियाणा का जो अब तक का रिज़ल्ट रहा है बच्चों का अच्छा नहीं देखा गया है? आपके स्कूल का क्या रिज़ल्ट रहा है और कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में लगभग 650 के करीब बच्चे हैं और अच्छा रिज़ल्ट रहता है। हमारे स्कूल का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। और मैंने भी अपनी तरफ से बनते ही पिछले प्लान में घोषणा की थी, जो भी बच्चा मेरिट लेगा उसको 1100 रुपये इनाम, और जो बच्चा ब्लॉक में फर्स्ट आएगा उसको 2100 रुपये इनाम, और जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आएगा उसको हम 11,000 रुपये इनाम अपनी तरफ से देंगे। तो जो भी बच्चे मेरिट में आते हैं टाइम पे हम उनको हर साल पूरा फंक्शन करके और गांव के सरपंचों को भी बुलाते हैं ताकि वो भी देख के इस तरह का स्कूल को अपना अच्छा बनाएं और ऐसे शिक्षा की तरफ ध्यान दें। वो प्रोग्राम करके बड़े अच्छे तरीके से उनको बच्चों को सम्मानित करते हैं। गांव के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, तो गांव में स्टेडियम ना होने की वजह से युवाओं का हुनर बेकार हो रहा है। अब हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में आने वाले पिहोवा के सबसे बड़े गांव थाना में। इस गांव का प्राचीन इतिहास काफी पुराना है। महाभारत की लड़ाई के दौर से इस गांव की प्राचीन मिट्टी जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं अब इस गांव के बारे में। वीरों की नगरी कुरुक्षेत्र का हर कोना इतिहास और भारतीय संस्कृति समेटे हुए है। गुलडेहरा के बाद हम कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर थाना गांव पहुंचे। इस गांव को देखकर लगा कि अगर गांव के विकास की ओर सरकार ने ध्यान दिया होता तो गांव आज एक पर्यटन क्षेत्र होता, जिससे गांव के लोगों को तो रोजगार मिलता ही, साथ ही गांव की ऐतिहासिकता और धार्मिक पहचान भी दूर दूर तक पहुंचती। पिहोवा के सबसे बड़े गांव में से एक थाना गांव की सरपंच शारदा देवी प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों से विजयी हुई हैं। हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर पिहोवा के थाना गांव, और इस थाना गांव की जो सरपंच है शारदा देवी, उन्हें हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी बनी हैं। इनसे जानते हैं कि जीत का अलग से अनुभव होने के बाद विकास की क्या प्लानिंग है इनके पास, क्या योजनाएं हैं और उन योजनाओं पर कितना अभी तक काम किया गया है। हम लड़कियों के लिए कॉलेज चाहते हैं जी स्कूल में, और लड़कियों का स्कूल चाहते हैं। गांव में कॉलेज नहीं है जी, लड़कियां बहुत तंग होती हैं, बाहर पढ़ने जाती हैं जी, कोई बस की सुविधा नहीं है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी आपको उनको। 9 महीने से ऊपर हो गया है सरपंच बने हुए, अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं गांव में? कोई ग्रांट नहीं है जी, कोई ग्रांट मिलेगा तभी कुछ करेंगे जी, सरकार ग्रांट नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही है जी। तो और एक खुद आप महिला है, गांव की महिलाओं के लिए आप और क्या चाहती हैं? गांव की महिलाओं के लिए तो जी सारी सुविधा होनी चाहिए जी, बहुत दिक्कत था जी। शराब बिक रही है जी बहुत ज़्यादा, ठेके खुर्दे बहुत खुले हुए हैं जी। शाम के समय तो लड़की बेटी का जी गली में से निकलना बहुत दुब्बर हो जाता है जी, और हर औरत आती है जी, कहती है भाई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मारपीट करते हैं। हमने दारू बंद भी करवाई है जी, ठेका बंद करवाया, उसका जी झूठा केस मेरे ऊपर ही डाल दिया जी, और उसके लिए सरकार ने भी कोई वो नहीं करा जी। मतलब बहुत ज़्यादा दारू की बिक्री हो रही है जी, खुर्दे बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं जी। गांव में कुछ भी काम नहीं हो रहा जी, बस नहीं रुक रही हैं जी, लड़कियां बाहर पढ़ने जाओ जी। जिस तरह सरकार भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को कर रही है जी, बेटी किस तरह पढ़ाओ जी, बस नहीं रुक रही, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं। इतना बड़ा गांव है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे पास कोई ग्रांट भी नहीं है जी, हम जल्दी से जल्दी इसकी समस्या को हल कर सके।
आप गांव में रहते हो, गांव में क्या अभी भी महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं? गैस सिलेंडर की सुविधा मिल गई है उन्हें? गैस सिलेंडर मिल गए जी। और स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं इस गांव में? स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है जी, इसमें तो कोई सुविधा ही नहीं है जी। कितना दूर जाना पड़ता है अगर इमरजेंसी हो या किसी महिला की डिलीवरी को लेकर प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं? वो दूर पड़ा जी, शहर बहुत दूर है जी, दूर में जाना पड़ता है जी, 14-15 किलोमीटर। तो उसके लिए आपने अभी तक शिकायत नहीं की है सरकार को और लोगों को इस समस्या का हल शिकायत तो बहुत कर ली जी, हम सुनाई नहीं हो रही जी। हमारे ऊपर दारू का बहुत किया था, वो भी केस चल रहा है जी। मतलब तो इस गांव में उम्मीदें बहुत है और काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव अभी तक लगा है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई ग्रांट नहीं मिली है और कोई कार्य नहीं किया गया है। लेकिन सरपंच की ओर से पूरी प्लानिंग है, पूरी योजनाएं हैं, लेकिन ग्रांट ना मिलने की वजह से अभी तक जो काम है वो नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा गांव होने की वजह से इस गांव की सबसे बड़ी समस्या शराब के ठेके हैं, जिसमें युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है तो गांव की महिलाओं का घर चलाना दुभर। इस गांव में तो जी बहुत सारी समस्या है जी। एक तो सबसे ज़्यादा जी दारू का सरपंची के ऊपर केस आ रहा है जी, ये दारू नहीं बंद हो रही जी, जगह जगह पे खुर्दे खिलाए जा रहे हैं जी। बस स्टैंड के पास बस नहीं रुकती जी, बच्चे परेशान हुआ जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक कन्या विद्यालय है जो 8 तक का है, वहाँ पर आज तक साइंस और मैथ का टीचर यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। कितने टोटल बच्चे हैं आपके? 152 बच्चे हैं हमारे पास और 4 टीचर हम। 4 टीचर? हाँ जी। वामन पुराण में इनका लेख है, हमारा बहुत प्राचीन तीर्थ है, लेकिन सरकार की अनदेखी का शिकार रहा अब तक। इस गांव में ब्रह्म सरोवर है, धार्मिक नगरी है ये, लेकिन अभी तक गांव वाले लोगों से जानने को मिला है कि इस गांव में शराब के ठेके हैं, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो युवा है वो काफ़ी शराब में मशगूल हो जाते हैं तो आगे का उनका भविष्य खराब हो जाता है। शराब को लेकर क्या उसको रोकने के लिए गाँव वालों ने अभी तक किया है? बहुत कोशिश करी है, कम से कम 20-22 तुम्हारा खुर्दे हैं दारू के, 2 उनके स्पेंड हैं अपने ठेकेदारों के, तो माना पीछा उनके ठेके ठुआ दिए थे तो उन्होंने केस कर दिया। तो बोले अभी सरपंच ने हमारे पर 4-5 लाख रुपये मांगे हैं, तो कोर्ट में केस भी चल रहा, तो 4-5 पेशी भी लग ली, तो दुख मतलब ज़बरदस्ती मानसिक परेशानी दे रहे हैं ठेकेदार। शराब माफिया पूरी तरीके से हावी है और काम नहीं हो पा रहा है। हाँ पूरा भी है, मतलब प्रशासन का उन्होंने साथ मिल रहा, तो जो वो कर रहे हैं पूरा। प्रशासन क्या, पुलिस मिली हुई है उनसे? पुलिस रैम मिल रही है जी, जब 20-22 खुर्दे माना नाम तक दे दिए उनके, जो खुर्दे वाले हैं ठेक वाले हैं, मतलब स्पेंड तो एक मंजूर हो रहा, स्पेंड 2 स्पेंड रख रखे उन्होंने गाँव में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ग्राम उदय से भारत उदय होगा। इसके साथ ही सांसद ग्राम योजना जैसी कई योजनाएं भी गांव के विकास के लिए चलाई गई। लेकिन अगर हर सरपंच को सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिले तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के करीब 6000 गांव भी शहरों की तरह रफ्तार भरने लगेंगे। भारत की प्राचीनता और सभ्यता को संजोए हुए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को अभी भी विकास की आस है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुड़गांव के बजघेड़ा गांव। तो चलिए जानते हैं अब इस गांव की समस्या और जानते हैं इस गांव में आखिरकार आज़ादी के इतने सालों बाद कितना विकास हुआ है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव के आखिरी गांव बजघेड़ा में गंदगी की भरमार है, सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में हरियाणा न्यूज ने जब गांव के सरपंच सोनू से बात करनी चाहिए तो उनका फोन बंद मिला। ऐसे में हरियाणा न्यूज पूर्व सरपंच के पास पहुंचा तो गांव में भ्रष्टाचार से लेकर ग्रामीणों की परेशानी के कई खुलासे हुए। अब हम पहुंचे हैं साइबर सिटी से 20 किलोमीटर आगे बजघेड़ा गांव।
गुड़गांव में एक ऐसा गांव जहां पर गंदगी की भरमार है और यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था का काफ़ी बेकार हाल है। ऐसे में हमने गांव में जब हम पहुंचे तो हमें गांव के सरपंच जो हैं उन्होंने हरियाणा न्यूज़ का फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे में हम जो गांव के जो पूर्व सरपंच है वीर सिंह, उनसे जानते हैं कि गाँव में क्या विकास के मुद्दे हैं और गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं। देखो जी, गाँव में समस्याएँ तो बहुत सारी हैं। जैसे सबसे पहले तो आप देखो सफाई की बात। जैसे एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि भारत स्वच्छ अभियान का 2 अक्टूबर ने उनने उद्घाटन भी किया था और उसका दूसरा डे भी मना रहे थे कि वो पहली बार था, दूसरा तो उसके ऊपर सरकार तो बहुत जोर दे रही सफाई के लिए। लेकिन आप लोग भी इसके अंदर जाके देखो, हर जगह हर गली के अंदर इतना पानी भरा है, इतना कीचड़ है बहुत सारा। तो सबसे पहले तो हमें सफाई चाहिए, क्योंकि आज चिकनगुनिया है, डेंगू है और तरह की बीमारियां हैं, बार बार फैल रही हैं। सरकार भी मेरे ख्याल बार बार अपील कर रही है भाई सफाई करो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसके ऊपर हमारा जो सरपंच है वो ना तो ध्यान देता। आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की सरपंच से या उनको किसी ने बताया, गांव के ग्रामीणों ने? सरपंच से मेरे ख्याल से फ़ोन भी बार बार करते हैं लोग, तो सरपंच तो किसी का फ़ोन उठाता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, वो फ़ोन ही नहीं उठाता किसी का। दूसरी बात ये है, उनसे बार बार जब बोलते हैं तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी है, मैं सरपंच हूँ, मेरी मर्जी से करूँगा, मैं करूँगा तो करूँगा, ना करूँगा। कुछ लोगों का ये भी है, उनके पास जाके कहीं भाई इस मोहल्ले में आपने इस एरिया में सफाई नहीं करी, वो कहता बोले नहीं तो मेरी वोट ही नहीं दी, मैं किस बात की सफाई करवाऊँ या किस बात का काम कराऊँ। ये बहुत ज़्यादा इसमें जेलसी है और इस हिसाब से हमारे जब का जो सरपंच है वो पक्षपात से काम कर रहा है। गांव की कुल कितनी आबादी है, क्योंकि गुड़गांव साइबर सिटी से काफ़ी पास में है ये गुड़गांव, और इतनी इसकी जो हालत है वो ख़राब दिख रही है। कितनी आबादी इस गांव की? इस गांव की लगभग 8,000-9,000 आबादी है, 8-9 के बीच में आबादी है। ऐसे में स्कूल की क्या व्यवस्था है यहाँ पर और स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? स्वास्थ्य केंद्र एक है, PHC है जो अपनी आयुर्वेदिक है, और तो ज़्यादा है नहीं। उसके साथ भी जो गंदगी काफ़ी सारी पड़ी है। स्कूल हमारे गाँव का है और 12th तक, 12वीं क्लास तक का है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी मतलब पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है। और क्योंकि अब गंदगी की वजह से बीमारियां, मौसमी बीमारियां भी काफ़ी सारी हैं, तो ऐसा भी होगा आपके गांव में जो कुछ लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मौसमी बीमारियों की चपेट में होंगे। ऐसे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का कैसे ख्याल रखा जा रहा है? इस स्वास्थ्य व्यवस्था का ख्याल तो ये है ना कि जी गांव के नज़दीक जैसे अपना पालम विहार पड़ता है, पालम विहार के अंदर जो बहुत महंगे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जाना पड़ता है, जिससे कि लोगों को बहुत मतलब महंगा इलाज कराना पड़ता है। उनको बड़ी दिक्कतें होती है इस बात के ऊपर। लेकिन जो पैसे वाला वो तो करा लेता है, गरीब आदमी के वो भी बस का नहीं है, वो बड़ा परेशान रहता है उस बात में। काफ़ी युवा हैं यहाँ पर आपके गांव में, तो रोज़गार का क्या माध्यम है यहाँ पर, और क्या कोई खेल स्टेडियम है क्या? नहीं, कोई खेल स्टेडियम भी नहीं है। रोज़गार का तो मेरे ख्याल से हमारे गांव में कोई माध्यम है नहीं फिलहाल तो। और जो कंपनियां वे भी दूर हैं, जो बच्चों ने पढ़ाई करके थोड़े बहुत नौकरी लगते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं गांव की क्या क्या और समस्या है। पानी की सबसे ज़्यादा है, गंदे पानी की। पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही, कपड़े धोने की, रंगाई की, इन फैक्ट्रियाँ पानी केमिकल का पानी है, बहुत गंदा पानी है, डंगर पी ले वो भी खत्म हो। इस गांव में पंचायत का अपना भी काफ़ी सारा फंड है, जिसकी वजह से अगर काम करना चाहे तो विकास कार्य हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कई बार ग्रांट नहीं मिल पाती है। लेकिन इस बार जो यहाँ की जो पंचायत है उनका अपना भी काफ़ी फंड है। आप बताएंगे कितना फंड है इस पंचायत का? इस पंचायत में 35 से 36 करोड़ रुपये आज के दिन जमा है, जिसका मेरे ख्याल से 35-36 लाख रुपए पर मंथ का जो बनेगा उसका क्या नाम ब्याज, 35-36 लाख रुपए पर मंथ का ब्याज है। अगर विकास कराना चाहे, अगर पंचायत में अगर हमारे सरपंच की नीयत ठीक है तो मेरे ख्याल सरकार से हमने कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास अपना इतना फंड है, अपनी पंचायत का इतना बजट है। आज अगर समस्या देखोगे तो मेरे गाँव के अंदर कहीं पीने का पानी नहीं है। किसी गली के अंदर भी देखोगे आप जाके ना, यहाँ से वहाँ तक चेक करके देख सकते हो, कहीं टूटी लगी नज़र आ जाए तो आपको सबसे पहली समस्या होती है पानी की। उसके बाद आपकी ये समस्या हमारे इसकी बात की है कि भाई इसके अंदर सफाई अगर भाई होनी चाहिए, गांव के अंदर गंदगी ना हो। दूसरी बात ये है, हमारे गांव में मैंने पहले भी जो इससे पहले जो सरपंच था उसकी एक बार RTI भी लगाई थी, अगर भाई आपके पास कितना फंड आया, कितना अपना काम किया, कितना नहीं किया। तो उसके अंदर उसमें भ्रष्टाचार सामने आया था। भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाल दी, DC को वहाँ डाल दी, CM NOF डाल दी, लेकिन उसका आप ये मान के चलो कम से कम 1 साल के बाद उसका थोड़ा सा रिजल्ट आया। 1 साल तक तो उन्होंने जांच करी ही नहीं।
उसके बाद भी मैंने हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा, हाई कोर्ट में कंटेप्ट बनवाई, डीसी के खिलाफ भी कंटेप्ट बनवाई। जब तो इसमें जांच कहते हैं, सरकार कहती है बोले भ्रष्टाचार तो हम खत्म कर देंगे, जीरो टॉलरेंस लगाएंगे। लेकिन आप इस बात से कैसे कह सकते हो जब जांच करवाने के लिए, और फिर जांच की जब बात आई, हमने कहा था भाई किसी दूसरे महकमे से जांच करवाओ, PWD से कराओ या विजिलेंस से कराओ। जब जांच कराने के लिए आए, किससे कराई? पंचायत विभाग से। जब एक चीज़ बताओ, आप जो चोर हो पर वही जांच करने वाला बिठा देते, क्या आप इंसाफ मिलेगा? तो गांव के विकास को लेकर जो कहीं ना कहीं देखी जा रहा है कि आपसी गुटबाजी जो है वो हावी है, और जो विकास कार्य हैं वो कागजों में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में ज़मीनी हकीकत जो है वहाँ पे विकास अभी नहीं हुआ है। फिलहाल छोटी सरकार में अब तक हमने आपको दिखाया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हर सरपंच को 1 करोड़ रुपए देने तक का वादा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग अभी भी विकास की बाट जो रहे हैं। लिहाजा अब हमें दीजिए इजाज़त, छोटी सरकार के अगले प्रोग्राम में हम कुछ और गांव का आपको दौरा करवाएंगे।